दिल्ली की शिक्षा नीति के कथित अगुवा सीएम अरविंद केजरीवाल और कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की उनके ही एक पुराने साथी ने पोल खोल दी है। दिल्ली के सीएम शोर मचा मचा कर ये कहने से नहीं चूकते थे कि देखिए जी, हमने गरीब बच्चों को बेहतर स्कूल दिए हैं, अब अमीरों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन फिर से साहब केजरीवाल की पोल खुल गई, क्योंकि उनके एक पुराने दोस्त ने कह दिया कि भाई केजरीवाल साहब जिस कथित शिक्षा क्रांति की बात करते हैं वो चोरी की नीति है। क्या है खबर बताते हैं आपको। दरअसल एक इंटरव्यू में जब कवि कुमार विश्वास से शिक्षा से जुड़ी उनकी योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं शिक्षा योजना को लेकर बहुत सालों से काम कर रहा था। मूलतः 2011-12 मैंने सोचना शुरू किया था और 2014-15 में सरकार बनी तो जो तथाकथित शिक्षा का इतना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ, इसका शुरुआती ड्राफ्ट मैंने ही बनाया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई 12वीं पास व्यक्ति शिक्षा के बारे में इतना कुछ और बड़ा इतना सोचेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ही ना देखी हो, लेकिन मेरे घर में सभी यूनिवर्सिटी में थे और अभी भी हैं। मेरे मन में था कि समस्या कहाँ आ रही है, बच्चे ऐसे मिल कैसे रहे हैं, तो बहुत दिन से सोच रहा था और हो रहा नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि ये मैं खुद ही शुरू करूंगा। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ आने वाले हैं, जो भी दान दे सकते हैं मैं ले लूंगा, नहीं तो खुद रात रात कमा कर पैसे इसमें इन्वेस्ट करूंगा। मैंने अपने राम कार्यक्रम का पैसा एक ट्रस्ट में डालना शुरू किया और एक योजना बनाई, भारत कूलम। इसमें 200 एकड़ जमीन में एक स्कूल बनाना और उस स्कूल में छोटी छोटी 40 से 50 बातें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे बच्चा जिस क्लास का है वो जुलाई से लेकर फरवरी तक उतने पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल भी खुद ही करेगा। इसके उसको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। कुमार विश्वास ने अपने प्लान के बारे में आगे बताया कि इसके साथ ही बच्चा जब हॉस्टल में रहेगा तो वो अलग अलग भाषा, बोली, धर्म, प्रदेश के बच्चों के साथ रहेगा और हर साल उसके साथ रहने वाले बच्चे बदलेंगे। तो 12वीं क्लास तक वो 34 प्रकार की भाषा, बोलियां सीख जाएगा। तो वो बच्चा राष्ट्रीय एकता का सम्मान करेगा। तो देखा आपने कैसे कुमार विश्वास ने एक बार फिर बिना नाम लिए केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साधा। माना जा रहा है कुमार विश्वास का निशाना मनीष सिसोदिया पर था, क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्लोमा होल्डर हैं। रविवार को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसा सियासतवार चला कि विपक्ष तार-तार हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका लग गया और पवार का पावर आज महाराष्ट्र में फेल हो गया। आज शरद पवार से महाराष्ट्र का चाणक्य होने का तमगा भी छीन गया। ये तमगा किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के भतीजे ने छीन लिया। इसके साथ ही उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की झटपटाहट भी बढ़ गई। शरद पवार आज से 40 साल पहले कुछ ऐसे ही कांग्रेस से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद सोनिया गांधी के मुद्दे पर भी पवार कांग्रेस से बगावत कर गए थे। आज कुछ ऐसा ही 40 साल बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने भी कर डाला। 2019 में भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए शरद पवार ने ही महाविकास अघाड़ी के रूप में एक विकल्प दिया था। भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया था, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद ही भाजपा ने ऐसा राजनीतिक समीकरण साधा कि पहले शिवसेना और बाद में अब एनसीपी 2 फाड़ में बंट गई। इस पूरी सियासी हलचल के बीच संजय राउत का भी बयान सामने आया। संजय राउत को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या, कैसे संजय राउत के छूटने लगे हैं पसीने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया। एनसीपी नेता अजीत पवार रविवार 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वहीं अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे के साथ जाने से शिवसेना उद्धव गुट में बेचैनी बढ़ गई। संजय राउत काफी बेचैन दिख रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि संजय राउत की वजह से ही शिवसेना 2019 में बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई थी। एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद संजय राउत 2019 में बड़ी बड़ी ठीकें हाँक रहे थे और दावा कर रहे थे कि अगले 25 से 30 सालों तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार रहेगी। लेकिन क्या हुआ, पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह गया और अब शरद पवार की पार्टी से हाथ धोते हुए दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में आए नए सियासी भूचाल के बाद उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी। संजय राउत ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। राउत ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बेड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो। क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो मजबूत हैं और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा कि जिन्हें बीजेपी जेल भेज देती है उन्हें मंत्री पद की शपथ ली है।
तो देखा आपने कैसे संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत को भी मालूम हो गया है कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जड़ें काफी ज्यादा कमजोर हो गईं, क्योंकि शरद पवार भले ही एमवीए के साथ हैं, लेकिन छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के तमाम बड़े नेता अजीत पवार के साथ आ गए हैं। वहीं अजीत पवार ने एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वाला हाल अब शरद पवार का भी हो सकता है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हमेशा पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। राहुल गांधी को बीजेपी सरकार के हर फैसले में खोट नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी और बीजेपी नेताओं के मुरीद होते जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपना मित्र और योग्य सक्षम विदेश मंत्री बताने पर सियासत गर्म हो गई है। इस अचानक तारीफ के पीछे 2 महीने की पुरानी घटना है। शशि थरूर ने लंदन में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर कूल यानी शांत रहने की सलाह दी थी। अब सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शांत रहने की सलाह उस घटना के लिए नहीं दी गई थी। थरूर ने कहा कि जयशंकर से मेरा कोई मतभेद नहीं है। दरअसल लंदन स्थित भारतीय दूतावास से जब खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज को उतारा था तो अक्सर कूल रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर पश्चिमी देशों को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एस जयशंकर को सलाह दी थी, जिसका मतलब ये निकाला गया कि वो विदेश मंत्री को खालिस्तान के मुद्दे पर शांत रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में जब घिरने के बाद शशि थरूर ने इसको लेकर सफाई दी। थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे बयानों को गलत समझा गया है। दोस्तों ने मुझे ट्रोल करते हुए मैसेज किया, जिसमें दावा किया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को खालिस्तानियों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर हमारा झंडा उतारने की घटना पर उन्होंने शांत रहने की सलाह दी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो घटना घटी तो मैंने विदेश मंत्रालय से पहले ही नाराजगी जताई थी। इस घटना पर गुस्सा होना सबसे सही प्रतिक्रिया थी। हम बिना उकसावे के किसी की आंख में धूल नहीं झोंकते हैं। झंडा फहराने की घटना एक उकसावे की घटना थी और भारत की प्रतिक्रिया उचित थी। 2 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर बेंगलुरु के एक कार्यालय में थे। यहां उन्होंने दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में टिप्पणी करने की पश्चिम की आदत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम के दूसरे देशों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वो सोचते हैं कि उन्हें भगवान का दिया किसी भी तरह का अधिकार है। उन्हें अनुभव से ही सीखना होगा कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी कमेंट करने लगेंगे। ऐसे होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। विदेश मंत्री के बयान पर थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि जयशंकर को आसानी से उकसाया जा सकता है। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और उन्हें एक दोस्त मानता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि हमें इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सरकार के रूप में जब कुछ कदम गंभीरता से लिए जाएं। थरूर ने विदेश मंत्री को शांत रहने की सलाह दी थी। कहा था कि इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा यूसीसी भी है, जिसके इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव 2024 घूम रहा है। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि भाजपा और उसके सहयोगियों तो साथ में हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी भाजपा के साथ आ गए हैं इस मुद्दे पर, जिसकी वजह से कांग्रेस खेमे में हलचल है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समान नागरिक संहिता का मुद्दा देश के सामने रखते ही सियासी बयानबाजी जारी है। आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा कांग्रेस के भी नेता मोदी के समर्थन में आने लगे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी मंथन कर रही है कि वो यूसीसी का समर्थन करेगी या विरोध, लेकिन उसके नेता यूसीसी के समर्थन में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी का दाव चल रही मोदी सरकार ने विपक्ष को ऐसे फंसाया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। विपक्षी एकता पर जारी मंथन के बीच विपक्ष में भी इस मुद्दे पर फूट पड़ गई है और अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर प्रोपेगेंडा नहीं करने की भी नसीहत दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 9 साल से देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस कानून को लागू करने में कौन रोक रहा है? आज चुनाव से कुछ महीने पहले ही इसका प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? जय श्री राम। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अमूमन विक्रमादित्य सिंह
पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए इसी तरह चर्चा में बने रहते हैं। बात चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों को समर्थन देने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस करने की, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि आए दिन उनके बयान सुर्खियां बनाते हैं। अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा करता है। हालांकि जय श्री राम नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं, लेकिन इसे दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इस तरह विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का समर्थन खुलकर करते थे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।